हाँ बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। एक दो दिन से वीडियो हम नहीं डाल पाए थे, कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से। अब ये जो पिछला वीडियो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कराया गया था, आज है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। और इन दोनों में परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों में एक 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा और वो भी 5 मार्क्स का आएगा। पूरा 1% उसमें वृद्धि होगी। दो में से एक पक्का है। तो आज है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो एक बात बता देते हैं, जो परावर्तन की व्याख्या को विधिवत देख चुके हैं हमारे वीडियो को, उसमें इस वीडियो में अपवर्तन की व्याख्या में कुछ दम ही नहीं है। फर्क यही है, जब परावर्तन की व्याख्या हम लोग पढ़े थे वीडियो में, तो उसमें प्रकाश जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस गई थी। इसका मतलब कि जो तरंग की चाल थी वो समान थी, चाहे अपवर्तित होने पर चाहे परावर्तित होने पर, क्योंकि माध्यम नहीं बदलता था। फर्क केवल इतना ही आया है, क्योंकि परावर्तन की व्याख्या में जिस माध्यम में प्रकाश आया उसी माध्यम में वापस चला गया। इसका मतलब अपवर्तित आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की प्रकाश की चाल सेम थी, क्योंकि एक ही माध्यम में दोनों घटनाएं हो रही थी। लेकिन अपवर्तन की व्याख्या में मेन पॉइंट बस यही नजर रखना है, इसमें जिस माध्यम में प्रकाश आएगा उसमें प्रकाश की चाल कुछ दूसरी होगी, और जिस माध्यम में प्रकाश अपवर्तित होगा उसमें प्रकाश की चाल दूसरी होगी। अब फर्क यह है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। अब ये तुम्हें डिपेंड कर रहा है कि विरल किसको माध्यम मानते हैं, किसको सघन माध्यम। फर्क इतना ही है, अब इसमें उसमें परावर्तित होती थी, इसमें अपवर्तित होगी प्रकाश की किरण। तो हमारे कहने को बिल्कुल ना माने, ना हमारे लिखाया जो भी हम लोग लिखाएं उसको भी ना माने। आप बस एक काम कीजिए, फिगर को विधिवत समझ लीजिए, और फिगर समझ गए तो अपने आप बना बना के पूरी बात को लिख सकते हैं। भाई हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन की व्याख्या अगर कर रहे हैं तो अपवर्तन का नियम, जिसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल कांस्टेंट, या वही कांस्टेंट तुम्हें याद होगा, मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक भी है वही कांस्टेंट, या पहले माध्यम में वो जो साइन आई अपान साइन आर है वो पहले माध्यम में तरंग की चाल बटा दूसरे माध्यम में तरंग की चाल के बराबर होता है। वही अंत में हमें कह देना है और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, फिगर को हम बना दिए हैं पहले से ही। देखिए भाई, ये जो एक पृष्ठ है जेड जेड डैश, देखो एक सीधा पृष्ठ दिखाई दे रहा है जेड जेड डैश। ये एक बॉर्डर ऊपर है, मतलब एक इलाका ऊपर है जिसे माध्यम एक नाम हमने रखा है, और एक इलाका कहाँ है, नीचे है, जिसे हमने माध्यम 2 रखा है। मान लीजिए ये यूपी है और ये बिहार है, मतलब एक समझने के लिए। तो माध्यम 1 मान लीजिए यूपी है, माध्यम 2 क्या है, बिहार है। अब खुद ही ये अगर माने हैं तो खुद ही समझ सकते हैं कि यूपी की अपेक्षा बिहार का शायद घनत्व ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये सघन माध्यम होगा, इसको हम मान लेते हैं सघन माध्यम। मतलब ये एक तो ये समझने के लिए यूपी बिहार का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये सघन माध्यम, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बिहार का ज्यादा है। और ये क्या है, विरल माध्यम हमने मान लिया है। तो अब खुद समझिए कि ये अपने आप कह सकते हैं कि माना, देखो माना जेड जेड डैश एक बॉर्डर है किसका, यूपी और बिहार का। अब यहां पर ये तो हम कहेंगे नहीं, हम यही कहेंगे कि माना जेड जेड डैश एक सीमा पृष्ठ है या अपवर्तक पृष्ठ है जो माध्यम 1 और माध्यम 2
को क्या करता है, अलग करता है। मतलब यूपी और बिहार को क्या करता है, अलग करता है। तो हम इतनी बात कह देंगे, भाई क्या दिक्कत है, हम यही कहेंगे माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ है जो यूपी और बिहार को अलग करता है। मतलब जो माध्यम 1 और माध्यम 2 को क्या करता है, अलग करता है। जो और इच्छा हो तो इसी समय कह दीजिए, ये तो सेट बैठ गया है। यूपी विरल है अपेक्षाकृत बिहार से। मतलब इसमें जनसंख्या ज्यादा नहीं है बिहार में, लेकिन क्षेत्र जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो यहां पर माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो विरल माध्यम 1, जो विरल माध्यम 1 तथा सघन माध्यम, शायद उत्तर प्रदेश का बलिया जिला जो है उसके बाद फिर बिहार आ जाता है, बॉर्डर है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, तथा सघन माध्यम 2 माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो विरल माध्यम 1 तथा सघन माध्यम 2 को क्या करता है, अलग करता है, बॉर्डर डिसाइड करता है, माध्यम 2 को अलग करता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखेंगे दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं, हम पहले ही बता दिए। अब परावर्तन में आपतित परावर्तित दोनों में चाल समान ही थी, क्योंकि यूपी का यूपी में ही रह जाता है, बिहार का बिहार में ही रह जाता है। लेकिन इसमें 2 माध्यम है, इसमें हम तरंग की चाल B1 मान लेते हैं और इसमें तरंग की चाल B2 मान लेते हैं। तो अब हम यही कहेंगे, आगे क्या कहेंगे देखें, हम यही कहेंगे कि माना दोनों माध्यमों में तरंग की चाल क्रमशः B1 तथा B2 है। तो ये भी हम कह देते हैं, भाई आप भी कह देंगे, ऐसे ही कह देंगे, हो सकता है आगे पीछे कहें, हमारा कोई भाषा बस समझने का है। माना दोनों माध्यमों में तरंग की चालें क्रमशः B1 एंड B2 है। एक बात लगे हाथ इच्छा हो ये भी कह दीजिए। भाई एक बात जानते हैं, ये जो गांव में कहा जाता है कि ये बीरर है, ये बीरर है और ये गजहिन है। तो खुद समझिए, अगर कहीं बीरर है तो उसमें चलना हो तो हम तेज चल लेंगे, लेकिन सघन में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो B1 एंड B2 है, ब्रैकेट में हम डाल देते हैं कि B1 ग्रेटर है किससे, B2 से, क्योंकि वो विरल है उसमें स्पीड ज्यादा होगी, सघन में स्पीड कम होगी। इतनी बात हो गई। अब आ जाइए अपने तरंगाग्र पर। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे वही बात पुराना, माना AB एक तरंगाग्र, माना AB एक समतल तरंगाग्र जो जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है। इतनी बात। माना AB एक समतल तरंगाग्र, देखो तिरछा, माना AB एक समतल तरंगाग्र जो जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है तथा तरंगाग्र का बिंदु B T समय में, कितने समय में, मान लीजिए ये बिंदु B जो है ये T समय में A डैश पर पहुंचता है। तो T समय में A डैश पर पहुंचता है तो BA डैश की दूरी कितनी होगी, भाई क्या है, दूरी बराबर 4 इंटू समय, इसमें समय T लगता है, चाल है B1, तो ये जो दूरी होगी 4 इंटू समय B1T हो जाएगा। तो वही बात। अब आ जाइए, माना AB एक समतल तरंगाग्र जेड जेड डैश, इच्छा हो कह दीजिएगा कि ये जेड जेड डैश है क्या, सम्मान में एक अपवर्तक पृष्ठ है, समतल तरंगाग्र, माना AB एक समतल तरंगाग्र जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है और तिरछा
तिरछा आपतित होता है। और तो देखिए तिरछा आपतित होता है, ये बात हो गई। अब इच्छा हो, हाँ तिरछा आपतित होता है और तरंगाग्र का बिंदु बी, और तरंगाग्र का बिंदु बी, समझ रहे होंगे बात, और तरंगाग्र का बिंदु बी टी समय में, अब तुम ही लोग बताओ यार, टी समय में, हाँ तरंगाग्र का बिंदु बी टी समय में ए डैश पर पहुंच जाता है, और कितना दूरी तय करके, B1T दूरी तय करके। तो बिंदु, हाँ क्या है, तरंगाग्र का बिंदु बी, ये यहां लिख दे, तरंगाग्र का बिंदु बी टी समय में बिंदु ए डैश पर पहुंच जाता है, जहां बता दो भाई लगे हाथ की ये बी से ए डैश पहुंचने में कितनी दूरी तय हुई है, जहां बी ए डैश, वो देखो बी ए डैश दूरी इक्वल क्या है, B1T है। यहां तक बात उम्मीद करते हैं इधर का मैटर हम लोग निपटा लिए हैं। अब जंग शुरू होगी इस साइड के लिए, तो भाई बस हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि सर्वप्रथम देखेंगे बात को, यही समझेंगे भाई, क्या कहेंगे कि ज्यो ज्यो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, वही पूछे पीछे वीडियो में, ज्यो ज्यो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, वैसे, हाँ ज्यो ज्यो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, बिंदु ए और ए डैश के बीच विभिन्न बिंदुओं से टकराता है। भाई जो जो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन आगे चलती है तो उसके तार को स्पर्श करने वाला जो लगा होता है इंजन में, वो उसे क्या सभी तार के सभी बिंदुओं से टकराता हुआ जाता है। और जब टकराता हुआ जाता है तो उस तार से देखे होंगे चिनगी निकलती रहती है, मतलब जो यहाँ क्या कहेंगे, जब ये तरंगाग्र ए बी चलेगा तो इस पर ऐसे सभी बिंदु से टकराएगा, और टकराने के बाद सभी बिंदुओं से क्या होगा, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी या द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी, और वो जो निकलेंगी वो भी प्राथमिक तरंग की ही चाल से आगे चलेंगी। तो वही कहेंगे ज्यो ज्यो तरंगाग्र ए बी, हाँ बिल्कुल सही, ए बी आगे चलता है, ज्यो ज्यो तरंगाग्र ए बी आगे चलता है, ए व ए डैश के बीच विभिन्न बिंदुओं से क्या होता है, जैसे तार इलेक्ट्रिक विभिन्न बिंदुओं से टकराता है, विभिन्न बिंदुओं से टकराता है, हाँ विभिन्न बिंदुओं से क्या होता है, टकराता है। और अब बात यह कह दीजिए, ये विभिन्न बिंदुओं से जब टकराएगा तो हाइगेंस के सिद्धांत से इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। टकराता है, हाइगेंस के सिद्धांत से, ये जरूर कहेंगे, अंडरलाइन कर देते हैं, हाइगेंस नहीं कहोगे यार तो इन्हीं के सिद्धांत को इसमें व्याख्या कर रहे हैं और यही नहीं लिखे तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा। हाइगेंस के सिद्धांत से इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं, इच्छा हो गोलीय कह सकते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। जो मजे की बात देखें, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी तो जो तरंग पहले माध्यम में जाएगी वो B1 चाल से चलेगी, और जो तरंग दूसरे माध्यम में जाएगी वो B2 चाल से चलेगी। तो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं
जो पहले और दूसरे माध्यम में कितने चाल से, B1 एंड B2 चाल से चलती हैं। अब देखें B1 और B2 चाल से चलती है। अब हुआ क्या भाई, सर्वप्रथम ये तरंगाग्र अपवर्तक पृष्ठ के किस बिंदु से टकराता है, A से, तो सबसे पहले यहीं से द्वितीय तरंग इकाई निकलेंगी। तो वही बात हम कहेंगे कि सर्वप्रथम हाँ देखेंगे, सर्वप्रथम बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। अब बात समझिए, अगर सर्वप्रथम यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी तो t समय में कितनी दूरी तय करेंगी। देखेंगे यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और t समय में कितनी दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो इधर दूरी कितनी तय करेंगी, B2t दूरी तय करेंगी। तो वही कहते हैं कि सर्वप्रथम बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो बिंदु किस बिंदु तक पहुंचने में, B डैश, जो t समय में कितनी दूरी तय करेंगी, जो t समय में देखेंगे, जो t समय में B2t दूरी तय करके बिंदु कहां पहुंचेंगी, बिंदु B डैश पर पहुंचेंगी। अब बात को समझिए, देखिए इस साइड में ये तरंगाग्र बिंदु B से A डैश तक पहुंचने में कितना दूरी तय किया है, B1t दूरी तय किया है, और ये यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकली है वो कितनी दूरी तय की है, B2t दूरी तय की है। फिगर बनाते समय एग्जामिनर यही देखेगा कि क्या BA डैश की दूरी तुमने ज्यादा AB डैश से इस दूरी से ये दूरी फिगर बनाते समय ज्यादा रखना होगा, क्योंकि इसमें चाल ज्यादा है तो t समय में ज्यादा दूरी तय हो जाएगी, इसमें चाल कम है उतने ही समय में कम दूरी, इसीलिए देखो ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी क्या है, कम है। तो वही बात क्या है, तय करके बिंदु B डैश पर पहुंचेंगी। यहां तक बात कंप्लीट हो गया। अब B डैश, अब क्या करेंगे, अब हम यही कहेंगे कि बिंदु A को केंद्र मानकर B2t दूरी की त्रिज्या लेकर एक गोलीय चाप खींचते हैं। तो वही कहेंगे, पैराग्राफ इच्छा होगी बदल देंगे। अब बिंदु A को केंद्र मानकर तथा B2t दूरी की त्रिज्या लेकर ये दूरी B2t दूरी की त्रिज्या लेकर एक गोलीय चाप खींचते हैं। ये देखो चाप खींचा गया है, एक गोलीय चाप खींचते हैं, तथा बात को समझिए, तथा ये देखो अब गोलीय चाप खींच दिया गया। अब ये जानते हैं कि अगर इस पर तरंगाग्र हमें खींचना है तो इस चाप पर जो स्पर्श रेखा होगी वही चूंकि इसके लंबवत होगी, क्योंकि जानते हैं कि किसी वृत्त के किसी परिध पर खींची गई स्पर्शित त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो अब हम तथा क्या, A डैश से बिंदु B डैश पर
एक स्पर्शी खींचते हैं, ए डैश बी डैश एक स्पर्शी खींचते हैं जो परावर्तित अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसको हम इरेज कर दें। देखिए तो अब ये चाप हमने कह दिया कि चाप खींचते हैं। अब क्या कहेंगे, बिंदु ए डैश से बी डैश पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं जो क्या अपवर्तित, ये शब्द बहुत अहम है, जो अपवर्तित अंडरलाइन कर देते हैं तरंगाग्र को प्रदर्शित, अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो अपवर्तित तरंगाग्र बता ही दिए। अब आ जाइए आराम से, ये देखिए भाई, इसमें हम समझाने के लिए कुछ चीज लिखे थे हटा देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। अब आराम से देखिए, समकोण त्रिभुज एक बार देखिए, ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में ये कहां है, सबको दिखाई दे रहा होगा ये त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई इक्वल, देखेंगे आई के ये आई एंगल है, इसके जो जस्ट सामने भुजा होगी वो लंब होगी। तो इसका मतलब आई के सामने ये भुजा है बी ए डैश, ये लंब होगी, और ये बी ए डैश और ये भुजा दोनों 90 अंश बनाती है। तो ये तो सबसे बड़ी भुजा हो नहीं सकती है, तो ए डैश सबसे बड़ी भुजा होगी। तो साइन आई बराबर लंब क्या हो जाएगा, बी ए डैश बटा कर्व जो कहते हैं हाइपोटेनियस ए डैश। और आप लोग जानते हैं भाई कि बी ए डैश की दूरी क्या है, B1T, तो इसे B1T अपान ए डैश लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः समकोण त्रिभुज देखिए कौन सा त्रिभुज, ये आ जाइए अपवर्तन वाले में, ए बी डैश ए डैश। तो ए बी डैश ए डैश में लगा दीजिए साइन आर बराबर, देखिए आर यहां है, इसके जस्ट सामने भुजा ये है, तो साइन आर बराबर ए बी डैश अपान ए डैश, और ए बी डैश की दूरी जानते हैं B2T है, तो B2T अपान ए डैश इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आ जाइए, देयरफॉर साइन आई अपान साइन आर बराबर देखे क्या हो जाएगा, B1T अपान ए डैश, और ध्यान दीजिए जब ये बटा करेंगे B2T बटा ए डैश, ये चौथे नंबर पर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, B2T ए डैश कैंसिल, टी कैंसिल, तो ये क्या आया, साइन आई अपान साइन आर इक्वल V1 अपान B2। और इसी को तो हम नेतांक भी कहते हैं, जो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का क्या है, अपवर्तनांक है। तो यही हम कह देंगे, यही स्नेल या अपवर्तन का नियम है, स्नेल का नियम है। अब देखें तो प्रथम ये द्वितीय नियम हो ही गया। अब नीचे लिख देंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अधिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, इससे अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, एक बार माइंड में सेट कर लीजिए तो कभी नहीं भूलेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।